Very, very good afternoon. Audible, but not visible. Now perfect. चलो। कई लोगों ने होमवर्क के क्वेश्चन को कर लिया। तुम लोगों के साथ पीएससी मेंबर अटैच है ना सबके साथ? चलो, अच्छा है। बहुत शानदार बात है। अब उन लोगों की बात नहीं मानते ना, कई लोग उनकी बात सुनते नहीं ना, तो कल मैंने लाइन पर लगा दिया। फिर स्टार्ट किया जाए। तुम्हें याद है लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें ये वाला क्वेश्चन दिया था और पूछा था ये बताओ कि रेंज कितनी है और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। वैसे तो मैंने कहा था आप लोग इसे कर लोगे खुद ही, है ना? कहा था ना, शायद कई लोगों ने कर भी लिया होगा। ठीक, मैं एक बार सॉल्व कर देता हूं। अब ये सोच सकते हो जो आगे वाली वेलोसिटी है दैट इज 20√3, और इसकी जो नीचे वाली वेलोसिटी है दैट इज 20, है ना? अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहूं, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने कर लिया, तो आप ये लिख सकते हो नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हुए डिस्प्लेसमेंट अगर देखते तो वाई डायरेक्शन में माइनस का 60, इनिशियल वेलोसिटी देखते तो माइनस का 20, टाइम टी, और एक्सेलरेशन जो हमारा होता वो माइनस का जी, है ना, इंटू टी स्क्वायर। अगर मैं इसे सॉल्व करता, हाफ जी का मतलब 5 है, तो अगर 5 कैंसिल करता तो ये 4 और ये 12, और अगर इसे इधर लाता तो ये बनता सर टी स्क्वायर प्लस का 4t माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसके फैक्टर करता तो आई थिंक या था t-2 और t+6 बराबर 0। नहीं, तो आप यहां से कह सकते थे टी की जो वैल्यू है वो 2 सेकेंड या फिर -6 सेकेंड है। माइनस वाला आप छोड़ दोगे, इसका मतलब आंसर आपका 2 सेकेंड आ जाएगा। और अगर कोई मुझसे कहे रेंज निकालो, तो ऑब्वियस सी बात है सर, इसकी जो रेंज है वो हमारी निकल के आ जाएगी आगे वाली वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आगे वाली वेलोसिटी 20√3 है और टाइम ऑफ फ्लाइट सेट 2 है, तो आंसर आ गया 40√3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेंज। ठीक है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे समझ में नहीं आया? आ गया? बोलो क्या कह रहे हो, सर सार्थक अगर बोल। सर अगर सारी चीजें एक ही डायरेक्शन में तुम पॉजिटिव ले सकते हैं ना। हाँ, कोई भी ले सकते हो, तुम कुछ भी ले सकते हो, सारा पॉजिटिव ले सकते हो, सारा नेगेटिव ले सकते हो, तुम जैसा चाहे वैसा ले सकते हो। ठीक है? हेक्सागन वाले क्वेश्चन का आंसर है a√7। ठीक है? कई लोगों ने बता दिया था ग्रुप पर। आगे बढ़े। कैसे आया वो नहीं पता, लेकिन आया। मैंने ही दिया है, क्वेश्चन भी मैं ही दूं और आंसर भी मैं ही बताऊं, सॉल्यूशन भी मैं ही बताऊं। ये ठीक है ना? सब मैं ही करूं। थोड़ा बहुत तुम भी करो। 90%, 99% क्वेश्चन तो मैं ही करता हूं। तुम ऐसे सोचो, ज्यादातर लोग ना हर एक क्वेश्चन, बिगनर बॉक्स का क्वेश्चन मेरे से सॉल्व करा लेते हैं, हर चीज तो मेरे से सॉल्व करा लेते हैं। चलो आगे बढ़ता हूं। ठीक है? एक एग्जांपल और आपको देता हूं। ये एक एरोप्लेन है।
मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और एंगल है 53 डिग्री। ये वाली जो हाइट है ना, दैट इज 45 मीटर। क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन मूविंग विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड एज शोन। 50 मीटर पर सेकेंड से जैसा आप देख रहे हो वैसे चल रहा है, ठीक है। व्हेन प्लेन एट अ हाइट 45 मीटर ड्रॉप अ फूड पैकेट एक फूड पैकेट ड्रॉप कर दिया, देन फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम पैकेट हिट द ग्राउंड। और दूसरा, ये जो पैकेट गिरेगा ना वो यहां से कितनी दूर गिरेगा, ठीक है, ये भी पता करना है। इस पॉइंट को मैं एक नाम देता हूं ए, एंड डिस्टेंस ऑफ पैकेट फ्रॉम ए, एंड डिस्टेंस ऑफ पैकेट फ्रॉम ए। अगर कोई भी क्लास 5 मिनट से पहले छोड़ के गया ना, तो फिर याद रखना कि आपके पेरेंट्स से बात करूंगा मैं। अब आपको पीएससी मेंबर बात नहीं करेंगे, मैं बात करूंगा अगर 5 मिनट पहले भी क्लास छूट गई तो। अच्छा ये बताओ, क्या इस पैकेट की जो ड्रॉप किया जाएगा उसकी स्पीड 0 होगी? ड्रॉप करने का मतलब 0 स्पीड होता है? नहीं ना, ड्रॉप करने का मतलब 0 थोड़े ना होता है। ड्रॉप करने का मतलब हमने कुछ भी नहीं दिया, नहीं। चलो, आप ये समझ गए। अब ध्यान देना, मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप सोचो, अगर पैकेट को यहां से ड्रॉप करे ना, तो पैकेट की जो स्पीड है वो तो प्लेन के बराबर ही होगी। अगर प्लेन में से पैकेट को छोड़ा जाए तो पैकेट की स्पीड तो प्लेन के बराबर ही होगी ना। तो ये पैकेट की स्पीड है कितनी, 50 मीटर पर सेकेंड। और सोच सकते हैं पैकेट ऐसे करके गिरेगा यहां, नहीं। चलो, समझ गए। अब आप सोचो, ये वाली वेलोसिटी अगर मैं निकालूं तो आपको मालूम है एंगल तो 53 है, तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा 50 cos 53। cos 53 की वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो ये आ जाएगा 30। cos 53 आप सबको पता है 3/5 होता है। और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा 50 sin 53। और sin 53 भी आप सब जानते हो, sin 53 कितना होता है, 4/5। तो ये बन जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैं नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेता हूं, मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव हो गया। तो आप ये समझे, यहां से लेके यहां तक अगर मैं y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट सोचूं, कौन से का, y का, तो -45 है y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। तो आप y कैसे लिखते हो, y ऐसे ही तो लिखते हो, u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब वैल्यू डाल देते हैं, y की वैल्यू कितनी है, -45। क्यों, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है। और y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, +40। ये y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी तो है, तो 40। टाइम कितना है, t। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, माइनस का g। तो ये बन जाएगा हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर।
अब इसे कर लेते हैं सॉल्व। आपको मालूम है हाफ जी का मतलब 5 हुआ, तो अगर 5 कैंसिल करें तो ये बनेगा ऐसे, है ना। तो इसका मतलब अगर टी स्क्वायर इधर ले आऊं तो ये बना टी स्क्वायर माइनस का 8t और साथ में माइनस का 9 बराबर 0। अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो आएगा t+1 और t-9 बराबर 0। इसका मतलब t की वैल्यू -1 और 9। आपको मालूम है नेगेटिव वाला टाइम लेना नहीं है, तो 9 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। ठीक है। और अगर कोई कहे रेंज निकालो, मतलब यहां तक की डिस्टेंस निकालो, इसी को तो रेंज बोलते हैं। तो आपको मालूम है रेंज लिखने का तरीका है आगे वाली वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप लिखोगे 30 इंटू 9, तो आंसर आया सर 240 मीटर। कितने लोग को समझ में आया? समझ गए? या तो आप पोल में पार्टिसिपेट करना या फिर यहां पर लिखना पोल नहीं आया सर। दोनों में से एक चीज आपकी होनी चाहिए। अगर नहीं है ना तो फिर मैं ये मान के चलूंगा आप क्लास में एब्सेंट हो, तो 5 मिनट में काउंट कर लूंगा, फिर मैं आपसे बात ही करूंगा। आपसे नहीं करूंगा, आपके फादर से करूंगा। आप जो गड़बड़ करना स्टार्ट किए हो ना, मैंने सोचा पीएससी मेंबर आपको समझा रहे हैं, आप समझ जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ वही पीएससी एक्चुअली जो गड़बड़ कर रहे हैं ना पीएससी मेंबर, उनको कॉल करते हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं। अब वो नहीं करेंगे, अब मैं करूंगा। अब मैं आपसे बात करूंगा। चलो, अगर आपका कोई फ्रेंड हो ना क्लास में तो उनसे पूछना, 10-12 लोगों को मैंने पिछली बार लगा दिया था लाइन पर। पीएससी को आप भूल जाओ, आप सिर्फ मेरे से टच रखो। आगे बढ़ते हैं। मतलब मुझे ये समझाना पड़ रहा है, बताओ हद है। क्वेश्चन है, ये एक फाइटर प्लेन है। ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनना। और फाइटर प्लेन के ठीक नीचे यहां पर एक सोल्जर है। ठीक है। ये टारगेट है। ये फाइटर प्लेन 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। क्वेश्चन है, फाइटर प्लेन ड्रॉप अ बॉम्ब टू हिट द टारगेट। ठीक है। इस फाइटर प्लेन ने क्या किया, एक बॉम्ब को ड्रॉप किया टारगेट को हिट करने के लिए। व्हेन प्लेन जस्ट above द सोल्जर, जब ये सोल्जर के ठीक ऊपर था। एट द सेम इंस्टेंट, जैसे इसने देखा ना बॉम्ब छोड़ दिया, एट द सेम इंस्टेंट सोल्जर स्टार्ट रनिंग। आप किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर दे। टू कैच द बॉम्ब, जैसे ही इसने देखा कि बॉम्ब छोड़ दिया, ये भागना स्टार्ट किया टू कैच द बॉम्ब। और
स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। कैच द बॉम्ब विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आफ्टर 2 सेकेंड he observed that he is not able to catch the bomb। उसे लग गया कि वो बॉम्ब को कैच नहीं कर सकता है। देन ही फायर। अब ऑब्वियसली इसके पास गन वगैरह रही होगी। देन ही फायर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप में से किसी का माइक ऑन है? फाइंड फायरिंग स्पीड इफ बुलेट hit the bomb when bomb hit the target। बुलेट ने बॉम्ब को उस समय हिट किया जब बॉम्ब ने टारगेट को हिट किया। तो आपको यह पता करना है कि ये बताओ कि फायरिंग स्पीड कितनी थी। ठीक है, पता कर सकते हो। हाँ, ये वाली हाइट 80 मीटर दी है बिल्कुल। ये वाली जो हाइट है ना फाइटर प्लेन की, वो 80 मीटर दी है। नहीं, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा है, आंसर बहुत छोटा है, मतलब सॉल्यूशन बहुत छोटा है। आफ्टर 2 सेकेंड ही ऑब्जर्व्स। हाँ, फिर तो तीनों ही डिस्ट्रॉय हो गए ना। बॉम्ब भी गया, बुलेट भी गई, टारगेट भी गया। रिवू ये गलत आंसर है, सोहम ये गलत आंसर है। बुलेट प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करेगी, बुलेट पर ग्रेविटी का फर्क नहीं होगा क्या? चलो बताता हूं, इधर ध्यान देना। अब ध्यान से देखो। आप ये सोच सकते हो
कि बॉम्ब की जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड ही है ना। ये समझ गए बॉम्ब को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। अगर मैं तुमसे कहता टाइम बताओ ग्राउंड तक आने में, तो निकाल सकते हो कितना टाइम लगने वाला है, आराम से निकाल लोगे ना। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तो यही होता है √2 × h/g। सबको पता है ना ये, यानी 4 सेकंड में हिट करेगा। क्या ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हो ये वाली? तो आंसर है आराम से, ये रेंज होती ना रेंज। और अगर रेंज निकालते तो ऐसे ही तो लिखते हैं 20 मीटर पर सेकंड से 4 सेकंड में कितना चला, 20 × 4 यानी कि 80 मीटर। ये समझ में आ गया, रेंज 80 मीटर होती। ठीक है, अब जरा सोचो, ये सोच सकते हो अगर ये t बराबर 0 पर है, ये वाला कब है, t बराबर 4 सेकंड पर, तो आप सोचो 2 सेकंड पर ये यहां होगा ना, एट t बराबर 2 सेकंड। उस समय ये वाला जो पर्सन है, ये जो सोल्जर है अपना, वो यहां पहुंच गया होगा। 2 सेकंड में सोच सकते हो ये कितना मूव कर लेगा, 20 मीटर चल लेगा कि नहीं, हाँ या ना। अब इसे क्या लगा कि ये बॉम्ब को पकड़ ही नहीं सकता, तो इसने क्या किया, गन निकाली और फायर कर दिया। ये सोच सकते हो ये ऐसे करके फायर किया होगा और बुलेट ऐसे करके गई होगी, है ना। और ये समझ में आया बुलेट को बॉम्ब को हिट करने के लिए कितना टाइम मिला, ये बता सकते हो बुलेट को कितना टाइम मिला बॉम्ब को हिट करने के लिए। यानी कि यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना है, 2 सेकंड। 2 सेकंड समझ में आया, क्योंकि 2 सेकंड में बॉम्ब यहां से आ जाएगा, तो 2 सेकंड। इसका मतलब बुलेट का जो प्रोजेक्टाइल है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड है, तब बुलेट की रेंज कितनी है, तो मुझे बता सकते हो बुलेट की रेंज कितनी है। समझ में आई, 60 मीटर। तो आप ये कह सकते हो, क्या ऐसे लिख दूं, जो u cos थीटा है इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये रेंज हो गई जो 60 मीटर के बराबर है, और 2u sin थीटा अपॉन g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया जो 2 सेकंड है ना। तो इसका मतलब आप अगर सोचो तो u sin थीटा की वैल्यू सर किसके बराबर है, 10, और u cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर है सर, 30। अब सोचो अगर 1 और 2 मान लें और स्क्वायर करके जोड़ दें, तो आप ये लिख सकते हो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर करके जोड़ने का फायदा क्या होता है, ध्यान देना, फायदा ये होता है दोनों में से यू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 बचेगा। तो आप सोचो ये वाला यू स्क्वायर बना 1000, 30 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो यू की वैल्यू बनी √1000, यानी कि 10√10। इतनी स्पीड से फायर किया होगा। कितने लोगों ने बात समझ ली, समझ गए। अगर किसी के मन में डाउट है तो हैंड रेस करे और पूछ ले। चलो प्रैक्टिकल लाइफ से मिलते जुलते क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। बेटा ये जो बुलेट है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड और बुलेट की रेंज 60 मीटर, उससे निकाल दिया मैंने, है ना। बेटा आपको थीटा हटाना था ना, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन था, डिवाइड करके यू काट लो या फिर स्क्वायर करके थीटा हटा लो। थीटा हटाओगे ना किसी भी तरीके से, बिना थीटा हटाए तो काम होगा नहीं। समझ गए क्यों किया मैंने ऐसा। ठीक, बोलो अर्नब क्या कह रहे हो। समझ नहीं आया कि आपने बोला पहले कि अपना रेंज कितनी होगी। माइक ठीक करो, माइक ठीक करो। बोलो हरिंदर क्या कह रहे हो। सर मुझे ये डाउट है कि जो सर पिछला क्वेश्चन था ना उसमें सर आपने टाइम का वो √2 h/g फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किया सर। क्योंकि हॉरिजॉन्टली नहीं फेंका था, उसमें एंगल पर था इसलिए। ओके सर, थैंक यू सर। चलो और कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़ जाएं अब। ठीक, अगले में आते हैं। आई थिंक
समझ गए अच्छे से? एक और क्वेश्चन कराऊं क्या? बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं। अब याद रखना, जितनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं उतना ही ये सोच रहा हूं कि आप भी करोगे। नहीं तो आज की दुनिया में कौन ध्यान देता है आप पर? फटाफट नोट करो। लिख लिया? परदी, अपना माइक अनम्यूट करके पूछ लो। मैं तो अपनी तरफ से बता दिया आपको। चलो देखो ध्यान से, एक और क्वेश्चन करते हैं। दो पार्टिकल हैं ए और बी, ठीक है? दोनों को सेम स्पीड से फेंका। एक को फेंका हॉरिजॉन्टली 5√3 मीटर पर सेकेंड से, दूसरे को फेंका एंगल पर, लेकिन फेंका इसे भी 5√3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है? 60 डिग्री के एंगल पर। लेकिन दोनों को एक साथ नहीं फेंका, थोड़ा टाइम गैप रखा। टू पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट विथ सेम स्पीड एज शोन। जैसे आप देख रहे हो वैसे फेंक दिया, ठीक है? बट विद सम टाइम गैप, यानी एक साथ नहीं फेंका है। मतलब किसी एक को पहले फेंका है, उसके थोड़ी देर बाद दूसरे को फेंका है। इफ बोथ पार्टिकल कोलाइड इन एयर एट पॉइंट पी, कोई पॉइंट है पी जहां पर ये दोनों टकरा गए। टकरा गए मतलब ऐसे करके, ये ऐसे करके गया होगा, ये ऐसे करके आया होगा और यहां टकरा गए, ठीक है? चलो इसे एक्स एक्सिस बोल देते हैं, इसे वाई एक्सिस। ये ओरिजिन हो गया हमारा। आपसे पूछ लेते हैं फाइंड, पहला टाइम गैप, और दूसरा पूछ लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, कि भाई पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है। ट्राई कर सकते हो। परदी, मैंने तुमको पहले भी बोला तुम माइक अनम्यूट करो, पूछ लो, मैं बता दूंगा। नहीं, ओरिजिन ये हुआ ना, एक्स और वाई एक्सिस दिए तो ओरिजिन दिया हुआ है ना। कोई दिक्कत नहीं है, तुम 1 मिनट के लिए अनम्यूट कर लो। यस सर। बोलो। तो इसमें 2 सेकेंड से मतलब 4 सेकेंड आया पूरा पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट, बट उसने जो गन से फायर किया वो 2 सेकेंड कैसे निकाला? क्वेश्चन में दिया था कि नहीं?
क्वेश्चन में ध्यान से देखो, दिया है आफ्टर 2 सेकेंड ही फायर, यानी 2 सेकेंड तक तो ये भागा और 2 सेकेंड बाद इसने फायर किया। ओके और आप सर। सोचो, समझ गए, यहां तक 2 सेकेंड अगर नहीं होते तो बॉम्ब पहले हिट करता और बुलेट बाद में। ओके सर। अच्छा, ये देख के बता सकते हो कौन से वाले पार्टिकल को इस केस में पहले फेंका गया होगा? ए को, बिल्कुल ए को पहले फेंका होगा, यानी ए ने ज्यादा टाइम लिया होगा। नहीं, चलो मैं बताता हूं, सॉल्यूशन पर ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। मान लो इस वाले ने जो टाइम लिया वो T1 लिया, यहां से लेके यहां तक आने का टाइम T1 है, और मान लो यहां से लेके यहां तक आने का टाइम T2 है। चलो मान लो ये x है और मान लो ये y है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं b का x का डिस्प्लेसमेंट देखूं तो कितना है? अगर इस वाले पार्टिकल का x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखूं तो कितना है? x ही है ना, इसका x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट और ऊपर वाले का x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो x ही है ना, दोनों का x है ना। तो आप ये लिख सकते हो ना, दोनों के लिए x का डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए क्या लिखते हैं, 5√3 इंटू T1, नहीं। और ऊपर वाले के लिए क्या लिखते, आप सोचो, अगर इसके लिए लिखना होता तो क्या लिखते, 5√3 cos 60 इंटू T2, लिखते कि नहीं? ये वाली बात समझ में आ गई? इसके लिए 5√3 इंटू T1 और इसके लिए होता 5√3 cos 60 इंटू T2, यानी कि आप अगर देखोगे तो 5√3 कटेगा और यहां से कम ये तो बोल सकते हैं T2 की वैल्यू 2T1 के बराबर है। दिस इज वन इक्वेशन। दूसरे पे आते हैं। अच्छा ये बताओ, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट सेम है या अलग अलग? दोनों का y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट सेम है या अलग अलग? डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई यहां से यहां जाए और ऐसे करके जाए या ऐसे करके जाए या ऐसे करके जाए या ऐसे करके जाए, डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा क्या? तो आप सोचो, अगर यहां से यहां पहुंचा तो दोनों नीचे तो y आए ना, तो सेम डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा y डायरेक्शन का? इससे क्या फर्क पड़ता है घूम के गया क्या नहीं गया? हद करते हो, अलग होगा अलग होगा, सेम होगा ना। तो चलो ध्यान देना, अगर y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लिखें, चलो नीचे वाला पॉजिटिव मान लेते हैं, पॉजिटिव मान लें, तो आप सोचो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो गया। आप सोच सकते हो इसकी, बताओ b वाले के लिए y डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, b की y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? 0, बिल्कुल सही, 0। तो आप इसे लिखते हैं ना 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, टी मतलब T1 का स्क्वायर, ये समझ गए? ये मैंने g को प्लस क्यों लिखा, क्योंकि मैंने नीचे वाले को प्लस लिया। अब दूसरे वाले को ध्यान दो, क्या इसकी भी y डायरेक्शन की वेलोसिटी पॉजिटिव, सॉरी 0 है? क्या इसकी भी y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 है? नहीं। बताओ पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? आपको मालूम है ये वाला कंपोनेंट करेंगे, बिल्कुल सही। नेगेटिव क्यों लेंगे, नेगेटिव क्यों लेंगे, क्योंकि नीचे को पॉजिटिव मान लिया है ना। और ये होता 5√3 साइन 60, और साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो ये कितना बनता, 5√3 इंटू √3/2, यानी कि कुल मिला के बनता 15/2। तो आप ये कह सकते हो ना, माइनस का 15/2 इंटू टाइम कितना लगा T2, एक्सेलरेशन कितना है नीचे की तरफ हाफ जी, T2 का स्क्वायर। समझ गए? समझ गए कि नहीं? बिल्कुल। अब जरा सोचो, दूसरा इक्वेशन ये रहा, पहला ये रहा। अब इन दोनों को सॉल्व करना तो कोई बड़ी बात नहीं है।
T2 उठा के यहां लिख देते हैं, ध्यान देना ये कितना बना 5T1 स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखना, माइनस का 15/2, T2 की वैल्यू 2T1 प्लस हाफ जी का मतलब 5, T2 मतलब 2T का होल स्क्वायर यानी 4T1 स्क्वायर। सॉल्व किया, बड़े ध्यान से देखो, इसे इधर ले आओ तो आप सोच सकते हो माइनस का 15 प्लस का 5, तो ये बनता आई थिंक सो, इसे इधर लाते हैं 15T1, और अगर इस वाले को उधर ले जाएं तो आपको मालूम है ये 20 है और उसमें से 5 उड़ाओ तो ये बनेगा 15T1 स्क्वायर। आप सोच सकते हो एक T1 कट जाएगा, इसका मतलब सॉल्व किया तो T1 की वैल्यू 1 सेकेंड आ जाएगी और T2 की वैल्यू 2 सेकेंड आ जाएगी। कितने लोग समझे 1 सेकेंड और 2 सेकेंड? क्लियर? इसका मतलब ये समझ गए, यहां से लेके यहां तक 1 सेकेंड लगा और यहां से लेके यहां तक 2 सेकेंड लगे, बताओ टाइम गैप कितना था? इसने कितना पहले फेंका, 1 सेकेंड पहले फेंका ना, तो समझ में आया टाइम गैप 1 सेकेंड है। चलो अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट अगर निकालने पड़े तो निकाल सकते हो। अगर मैं तुमसे कहूं x निकालो तो x तो सामने रखा है ना, 5√3 इंटू 1, तो यानी कि x की वैल्यू 5√3। y की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, अगर सोचो तो y कितना है, ये y लिखा है और t1 कितना है 1, तो आपको समझ में आया y की वैल्यू 5 मीटर है तो ये 5 हो जाएगा। और अगर कोई मुझसे कहे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 5√3, और y कोऑर्डिनेट का मतलब ये वाली हाइट, ये वाली हाइट निकालना आसान है, ये 10 ये 5 तो ये वाली हाइट 5, तो y कोऑर्डिनेट सर 5 आ गया। बात समझ गए? अगर किसी के मन में डाउट हो तो वो पूछ ले, नहीं तो पोल में यस लिख के सर क्लियर हो गया हमको। तो अगर कोई डाउट दे तो हैंड रेस करे और पूछ ले। याद रखना अगर पोल में पार्टिसिपेट नहीं किया ना तो यहां पर लिख देना सर कि पोल आया नहीं, नहीं तो खाट खड़ी समझना। चलो बोलो अमृत क्या कह रहे हो, बोलो अमृत क्या कह रहे हो? सुकुमल, बंजुल, यश ढींगरा बोलो। सर जो बी पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 5√3 मीटर पर सेकंड है ना, हाँ तो सर ये जो आपने वाई का वो लिखा है तो उसमें 5√3 मतलब क्यों नहीं किया? 5√3 और क्या किया है, 5√3 साइन 60 लिखा है, वाई कंपोनेंट लेंगे ना भाई, वाई कंपोनेंट, यस सर। तो वाई कंपोनेंट ये वाला ही होगा ना नहीं कि सर, जब आपने वाई 5√3। डिस्प्लेसमेंट निकाला है सर तब। कौन से वाले में? सर ये आपने हाफ GT स्क्वायर लिखा है ना, हाँ हाँ, सर इससे पहले 5√3T नहीं आएगा? 5√3 ये किसके लिए लिखा है फॉर बी, ये किसके लिए लिखा है फॉर ए। इसकी वाई डायरेक्शन की कितनी वेलोसिटी है? 5√3 मीटर पर सेकंड। अच्छा, और एक्स में? सर वाई की 0 है और एक्स में 5√3 मीटर पर सेकंड है। तो हम ये क्या लिख रहे हैं, एक्स में या वाई में या नेट में? सर वाई में। तो क्या लिखूं? ओके सर, थैंक यू सर। बोलो और कौन पूछने वाला सर है जिसने भी, हाँ सर ये बोलो बोलो। y इक्वल टू हाफ GT1 स्क्वायर इक्वल टू सर ये आगे इक्वेशन 2 पे सर इक्वल कैसे किया सर, ये समझ में नहीं आया। अच्छा, इसका वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट और इसका वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है क्या? ओके सर। तो बी के लिए वाई, ए के लिए वाई, ठीक है। और कुछ, और किसी के मन में डाउट अगर है तो पूछ ले। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल, सॉरी अगले केस पर आते हैं, ठीक है। अब जो केस है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो थोड़ी देर के लिए पेन को नीचे रखना और ध्यान से सुनना।
प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। हाँ, नोट करने का टाइम दे दूंगा। इंक्लाइंड प्लेन पर अगर प्रोजेक्टाइल की बात करें, बेसिकली अगर आप बातें समझ जाओ ना तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जैसे कोई माउंटेन होता है ना, आपने देखा है माउंटेन वगैरह थोड़ा स्लांट टाइप के होते हैं, है ना। अगर कोई माउंटेन के बॉटम से खड़े होके एक पत्थर को फेंके तो वो माउंटेन पर जाके हिट करेगा। तो ये जो प्रोजेक्टाइल है ना, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। जैसे मान लो ये प्लेन है, ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। और मान लो ये वाली जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है। ये एंगल मान लो बीटा है, दिस इज इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है। अब सपोज करो मैंने एक पार्टिकल को यहां से फेंका किसी वेलोसिटी u से, ये रहा इंक्लाइंड प्लेन। नहीं समझे? इंक्लाइंड, इंक्लाइंड का मतलब नहीं समझ सकते? नहीं, वाह। जैसे ये मोबाइल देख रहे हो झुका हुआ, यहां से एक एंगल देख रहे हो, ये वाला जो बन रहा है थोड़ा सा उठा दिया है, दिख रहा है? अब समझ गए क्या होता है इंक्लाइंड प्लेन? जैसे ये दिखा, ये थोड़ा सा ये दिख रहा है ऐसा, यहां से ये दिखा झुका हुआ है थोड़ा सा स्लाइड, समझ गए? ठीक है भाई। फिसल पट्टी टाइप, वो पता नहीं यूपी का कोई लड़का है, फिसल पट्टी टाइप। हाँ, मान लो हमने पार्टिकल को यू स्पीड से फेंका और कोई एंगल है थीटा। आप ये सोच सकते हो पार्टिकल ऐसे करके जाएगा हवा में और पार्टिकल यहां पर हिट करेगा ऐसे करके, करेगा कि नहीं? अच्छा ये बताओ, हमने पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंका या ऊपर से नीचे की तरफ फेंका? इसे बोलते हैं अप द इंक्लाइंड प्लेन। ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है ना, दिस इज अप द इंक्लाइंड। आप समझ गए? डाउन द इंक्लाइंड का मतलब ऊपर से नीचे फेंकना। बात समझ में आती है? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या मोशन पर इस बात का फर्क पड़ेगा कि हमने एक्स एक्सिस किसे माना है, हमने वाई एक्सिस किसे माना है? या जो हो रहा है वो तो होगा ही, आपके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ना भाई। ऐसा थोड़े ना मैं कुछ मानूंगा तो मेरा फर्क पड़ जाएगा। ऐसा थोड़े ना, अगर मान लो हॉरिजॉन्टल को एक्स मान लो तो आपने पत्थर फेंका तो पत्थर अलग तरीके से चलने लगेगा। ऐसा थोड़े ना होगा, पत्थर को जैसे जाना है वैसे जाना है। नहीं, तो हम एक काम करते हैं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता आप एक्स किसे मानते हो, आप वाई किसे मानते हो, लेकिन हम एक काम कर रहे हैं, हम इस वाले लाइन को ना एक्स एक्सिस बोल देते हैं। ये वाली जो लाइन है उसे एक्स बोल देते हैं और ये वाली जो लाइन है ना इसे वाई बोल देते हैं। ये वाई, इसे एक्स बोल दिया, इसे वाई बोल दिया। क्या वाई वर्टिकल डायरेक्शन है? जरा सोच के बताओ, क्या वाई डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन है? नहीं, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड है। आपको समझ में आ रहा है? ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर। यस और नो? ठीक। अच्छा ये बताओ, जो जी लग रहा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो नीचे की तरफ होगा ना,
जब पार्टिकल यहां होगा तो जी नीचे की तरफ होगा ना, ऐसे करके जी ऐसे ही तो होगा, हाँ या ना। अच्छा ये बताओ, ये जो जी है वो एक्स में है या वाई में है या बीच में? एक्स में, वाई में या बीच में? बीच में, बिल्कुल सही। तो हमें यह सोचना पड़ेगा ना एक्सेलरेशन कितना कितना है, एक्स में कितना, वाई में कितना, तभी तो हम इक्वेशन लगा पाएंगे। तो जरा सोचो, अगर ये एंगल बीटा है तो आप ये समझ सकते हो ये वाला एंगल 90 माइनस बीटा होगा। अगर ये बीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस बीटा होगा। और अगर मैं एक लाइन बनाऊं ऐसे करके, ऐसे, तो ये एंगल बीटा बनेगा, है ना? बात समझ में आती है? चलो बढ़िया। अच्छा कंपोनेंट कर सकते हो, बताओ ये कौन सा कंपोनेंट आएगा और ये कौन सा कंपोनेंट आएगा? ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? कॉस, बिल्कुल सही आंसर। एंगल के साथ वाला कॉस होता है, तो ये बना जी कॉस बीटा और ये बना जी साइन बीटा, यही बना ना, बिल्कुल सही। तो अगर कोई मुझसे कहे एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन बताओ, तो आप ये सोच सकते हो जी साइन बीटा एक्स का एक्सेलरेशन है, तो मैं इसे ऐसे लिख दूंगा माइनस का जी साइन बीटा। आपने समझा माइनस क्यों लगा दिया मैंने? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव एक्स है तो इधर नेगेटिव होगा। और इसी तरह से ये समझ में आया, अगर वाई डायरेक्शन में लिखते तो माइनस का जी साइन बीटा, सॉरी कॉस बीटा होता। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो वेलोसिटी है ये एक्स में है, वाई में, या ये भी बीच में ही फंस गई? फंस गई ना ये भी बीच में। तो क्या वेलोसिटी के कंपोनेंट करने को बोलूं तो कर सकते हैं? तो आंसर आराम से ये सोच सकते हैं, इधर वाला कंपोनेंट और इधर वाला कंपोनेंट। बताओ एक्स वाला कंपोनेंट कौन सा आएगा? एक्स वाला कंपोनेंट कॉस, यू कॉस थीटा। वाई वाला कंपोनेंट कितना आएगा? यू साइन थीटा। एक्स का मतलब समझ में आ रहा है? इंक्लाइंड के पैरेलल। वाई का मतलब इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर। अच्छा ये बताओ, एक्स वाली वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या बदलेगी? इस समय एक्स वाली वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या बदलेगी? बदलेगी, बदलेगी। समझ गए क्यों बदलेगी? तो चलो ध्यान देना, अगर मैं तुमसे कहता कि भाई वेलोसिटी निकालते हैं, मैं इसको ना इसी को दोबारा बना रहा हूं। ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर वाली लाइन है, ऑब्वियसली वाई, ये एक्स, और ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और ये प्रोजेक्टाइल हुआ था भाई ऐसे करके। चलो ये t बराबर 0 था। अगर मैं तुमसे कहता यहां पर वेलोसिटी निकालते हैं, मान लो ये वाला टाइम t है, तो ये वाली वेलोसिटी x वाली वेलोसिटी है और ये वाली वेलोसिटी y वाली वेलोसिटी है, और ऑब्वियसली ये वाली वेलोसिटी नेट वेलोसिटी है ना। तो अगर कोई मुझसे कहे x वाली वेलोसिटी लिखो, तो आप ऐसे लिख सकते हो, x में इनिशियल वेलोसिटी यानी u cos थीटा, एक्सेलरेशन यानी कि माइनस का g साइन बीटा इंटू टी। आप ध्यान से देखना, कुछ नहीं किया, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये समझ में आ गया? इसी तरह y वाली वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u साइन थीटा, एक्सेलरेशन कितना है? g cos बीटा इनटू टी, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये एंगल थीटा दिया है कि नहीं? मुदित चौधरी, और ये u है। अगर मैं तुमसे ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट पूछूं तो बीटा आएगा या थीटा आएगा? समझ गए? चलो अच्छी बात है। अब ये समझ गए ये कैसे लिखा? अगर आप इसको देखो तो ये है ux, अगर आप इसको देखो तो ये है ax, इसको देखो तो ये है uy, इसको देखो तो ये है ay।
ठीक, मैंने कुछ नहीं किया, फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है बेटा, अगर आपने u cos थीटा को प्लस लिख लिया तो आगे वाले को प्लस लिख लिया तो पीछे वाला अपने आप माइनस हो गया कि नहीं? नॉर्मली ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, समझ गए क्यों हो गया ऐसा? ठीक है, हाँ हॉरिजॉन्टल वाला एंगल तो बीटा था, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे क्या? ये तो वो एंगल है जिस पर आपने पार्टिकल को फेंका है। कहां लिखा है? सही तो लिखा है, वेलोसिटी में थीटा लिखा है और एक्सेलरेशन में बीटा लिखा है। कहां लिखा है गलत? सही तो लिखा है डायग्राम में। अच्छा डायग्राम में, अच्छा अच्छा डायग्राम में ऐसा कर दिया है, वो गलती से हो गया। ठीक, बोलो मेहमान क्या कह रहे हो? ये पूछ रहा था कि अगर अपने को बीटा तो की वैल्यू तो पता होनी ही चाहिए, तो अगर अपने हॉरिजॉन्टल को ही प्लेन मान लेते तो अपने को नया केस लेने की जरूरत ही नहीं होती। अपने मतलब अपने को जहां पर भी पॉइंट चाहिए वहां पर अपने निकाल नहीं सकते थे सर? बिल्कुल निकाल सकते थे, जरूरत ही नहीं होती हमें, बिल्कुल जरूरत नहीं होती हमें। हम इसके बिना भी इसको कर सकते थे, अगर मैं तुमको ये ना पढ़ाऊं तो भी मैं इस क्वेश्चन को कर लूंगा, इसका कोई भी रिजल्ट यूज किए बिना भी मैं तुमको करके दिखा दूंगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि भाई अगर याद हो तो क्वेश्चन रिलेटिवली आसान होने लगते हैं, इसलिए ये वाला केस पढ़ लेते हैं। समझ गए? ओके सर। और कुछ? हाँ बिल्कुल, अगर तुम सारे उल्टे मान लो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्या कह रही हो भावना? लिखोगे मैं पढ़ नहीं पा, बोलो भावना क्या कह रही हो? दमन चौधरी, हर्षिता। सर आपने डायग्राम में वो गलत किया था ना, मैं वही बता रही अब ठीक है बेटा, हूँ। हाँ सर। चलो और कुछ? तो वेलोसिटी के बारे में पता चल गया। अच्छा ये नेट वेलोसिटी निकालने को बोलूं तो निकाल सकते हो? ये तो समझ गए ना, नेट निकालने को बोलेंगे तो हम लिखेंगे वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वाई लिखा है वाई। ये समझ गए, नेट वेलोसिटी निकालने को बोला जाए तो कैसे निकालें? आगे बढ़ते हैं, अब जरा सोचना, अगर मैं तुमसे कहूं, आप ये सोच सकते हो ये वाला डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला एक्स का, ये वाला डिस्प्लेसमेंट वाई में, ये वाला डिस्प्लेसमेंट एक्स में। तो अगर कोई मुझसे कहता है एक्स लिखो, तो एक्स ऐसे ही तो लिखते, एक्स की वेलोसिटी इनटू टाइम माइनस एक्स का एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर। इसी तरह कोई मुझसे कहता वाई वाले में भी लिखो, तो वाई में ऐसे लिखते ना, वाई वाली वेलोसिटी इनटू टाइम माइनस हाफ वाई वाला एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। ये वाली बात समझ में आ गई? ये वाली कि वेलोसिटी कैसे लिखूंगा या डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखूंगा, अगर आपको ये पता है ना तो इसका मतलब और कुछ बचा नहीं लिखने के लिए। फिर तो वही बचा कि एक्स में सारी चीजें एक्स की ले लो, वाई में सारी बातें वाई की ले लो। समझ गए? ठीक, अब इसे आप लिख लो, मैं इंतजार कर लेता हूं, आप इसे लिख लो। लिख लिया? चलो ये वाला पेज हटा रहा हूं, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लो।
बोलो हर्षिता। सर वो लास्ट ग्राम में एक बार निकाल लोगे? ये इसमें कुछ पूछना है? नो सर, पिछले वाले में। रुक जाओ, पिछले वाले में हाँ बोलो क्या पूछना है। सर, यहाँ पे जी कॉस बीटा और जो जी है उसके बीच में एंगल बीटा कैसे आया? ये कितना एंगल होगा? ये कितना एंगल होगा? सर वहाँ पता पे नहीं। 90 डिग्री बन जाएगा। ये जी तो नीचे ही होता है ना, हाँ तो एक्स के साथ तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ना। ये 90 डिग्री, ये बीटा, ये 90 माइनस बीटा, ये बीटा। ओके सर, थैंक यू। चलो, कोई और इसे लिख रहा है तो रोक ले, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। लिख लिया? कौन? पहले हैंड रेस किया करो फिर बोला करो। सर बोलूं? बोलो। सर एक बार ये बता दीजिए एक्सेलरेशन कैसे आया? mg लग रहा था, इस वजह से आया बेटा। नहीं सर, एक बार बता दीजिए जी साइन बीटा और जी कॉस बीटा एक बार प्लीज। कंपोनेंट नहीं करना आता तुमको? आता है सर। तो कंपोनेंट कर दिए ना मैंने। ओके सर। जी नीचे था, यस सर। ये इंक्लाइंड था, यस सर। ये हॉरिजॉन्टल था, ये एंगल बीटा था, ये एंगल 90 माइनस बीटा था। ये वाली लाइन बनाऊंगा तो ये बीटा बनेगी, क्योंकि पूरा एंगल 90 होता। तो अगर ये जी है तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है, एंगल के बगल वाला कॉस आता था और दूसरा वाला साइन आता था। समझ गए कैसे आता? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है। और कोई डाउट? अब हटा दूं? अदम में बोलो क्या कह रहे हो। सर अभी तो पूछा था मैंने, आपने बता दिया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, ये वाली बात तो आपने समझ ली कि भाई क्या है। अब फिर से इसको ध्यान से सुनना। अब हम इसके फॉर्मूले बना रहे हैं, ठीक है? ध्यान देना। ये आपको मालूम है हॉरिजॉन्टल है, ये आपको मालूम है एंगल थीटा है, ये आपको मालूम है आपने एक्स एक्सिस बोल रखी है, ये वाई एक्सिस बोल रखी है। सॉरी, ये वाला एंगल आपने बीटा बोला था, बार बार थीटा लिख जाता है। ये एंगल बीटा बोला था, और ये वाई है, और ये यू वेलोसिटी है, और ये वाला एंगल थीटा है, और पार्टिकल ऐसे करके जा रहे हैं और यहां पर हिट कर रहे हैं। आप ये सोच सकते हो, अगर मैं इसकी बात करूं, ये जिस समय वेलोसिटी ऐसे है, ये वाली जो वेलोसिटी है ना, वो इस इंक्लाइंड के पैरेलल है, पैरेलल टू इंक्लाइंड। आप ये बता सकते हो इस समय पार्टिकल कहां पर है? ये सोच सकते हो इस समय पार्टिकल कहां पर है? मैक्सिमम हाइट पर। ये मैक्सिमम हाइट कहां से है, ग्राउंड से या इंक्लाइंड से? ये जो मैक्सिमम हाइट है ये कहां से है, ग्राउंड से है या इंक्लाइंड से? इंक्लाइंड से। इंक्लाइंड से है ना। और ये वाली अगर हाइट देखते तो ये वाली हाइट समझ में आ रहा है, ये मैक्सिमम हाइट कहां से है, ये वाली मैक्सिमम हाइट कहां से है, ग्राउंड से। तो दोनों बातें अलग अलग हैं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग। तो ये जो h है ना, दैट इज मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइंड। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइंड। आप साथ के साथ लिखते भी चलना।
अच्छा ये सोच सकते हो यहां पर y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कितनी होगी, ये सोच सकते हो यहां पर y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कितनी होगी, ऑब्वियसली 0। बिल्कुल सही बोले, अगर 0 नहीं होती तो और ऊपर नहीं चला जाता, है ना। अगर y डायरेक्शन की वेलोसिटी, y यही तो है ये वाला, तो अगर इसके पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी और होती तो और ऊपर चला जाता ये तो अगर मैं पहली बात करूं, ध्यान दो पहला पॉइंट, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, मैं जो बात कर रहा हूं ना मैक्सिमम हाइट, वो इंक्लाइंड से ले रहा हूं, ग्राउंड से नहीं, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइंड। आप ये सोच सकते हो मैं वी को 0 लिख सकता हूं, और अगर मैंने वी को 0 लिखा तो देखो ये वी है, इसे 0 उठा के लिख देता हूं, यानी कि यू साइन थीटा माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी को 0 लिख रहा हूं, यू साइन थीटा माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी बराबर 0। तो आपको ये समझ में आया, ये वाला फॉर्मूला बन गया यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा, ये समझ में आ गया। कितने लोग को ये वाली बात समझ में आ गई कि भाई ये वाला टाइम लग रहा होगा मैक्सिमम हाइट तक जाने में, यहां तक जाने में, ठीक। चलो अच्छा ये बताओ क्या ये मैक्सिमम हाइट की वैल्यू निकाली जा सकती है, तो आंसर है हां। आप चाहो तो सेकंड इक्वेशन से निकाल लो, आप चाहो तो थर्ड इक्वेशन से निकाल लो, तो मैं ना थर्ड इक्वेशन यूज कर रहा हूं। आपको पता है थर्ड इक्वेशन अगर हम देखते तो थर्ड वाला इक्वेशन होता वी वाई का स्क्वायर बराबर यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई, वी वाई का स्क्वायर, चलो वी वाई है, यू वाई किसके बराबर है, यू साइन थीटा, है ना, ए वाई किसके बराबर है, आपने लिखा है जी कॉस बीटा, वो भी माइनस का, ये ए वाई है, और वाई वाई है। आप ये सोच सकते हो ना अगर वी वाई की वैल्यू 0 हो, अगर वी वाई की वैल्यू 0 हो तो ऑब्वियस सी बात है y की वैल्यू मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, ठीक है। बेटा यहां पर क्यों मैच नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो y है ना, y वो वर्टिकल नहीं है, इसलिए मोशन अंडर ग्रेविटी से मैच नहीं करेंगे यहां, ठीक है। अगर y ऊपर होता ना तो मोशन अंडर ग्रेविटी से मैच करते, लेकिन y ऊपर नहीं है, y एंगल परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड है, तो कैसे मैच करेंगे। चलो अब अगर मैं यहां पर देखूं तो वी को अगर मैं 0 लिख दूं ना तो मैक्सिमम हाइट निकल आएगी, यानी कि आप लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2g कॉस बीटा इंटू एच। तो आप ये समझे अगर एच की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस बीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट। कितने लोग को समझ में आ गए ये दोनों फॉर्मूले, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम और मैक्सिमम हाइट की वैल्यू, ठीक है। अगर किसी के मन में डाउट है तो हैंड रेस करे और पूछ ले। इस मैक्सिमम हाइट को सेकंड इक्वेशन से निकाल सकते थे क्या, बिल्कुल निकाल सकते थे। उसमें पता है हमें टाइम की वैल्यू डालनी पड़ती, उसमें हमें क्या डालना पड़ता, टाइम की वैल्यू, है ना। आप जरा सोचो ये वाला जो फॉर्मूला है ना वो ऐसे नहीं है, ये जो u साइन थीटा है क्या ये इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी नहीं है। अगर आप इस u साइन थीटा की बात करो तो u साइन थीटा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड है कि नहीं, और ये जो g कॉस बीटा ये भी तो इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर है ना। तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर, मतलब जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला है इसे ऐसे लिखते हैं u परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन 2g परपेंडिकुलर, g परपेंडिकुलर मतलब g कॉस बीटा, u परपेंडिकुलर मतलब u साइन थीटा। बात समझ में आ रही है। तो अगर आप ऐसे देखो तो ये बिल्कुल मोशन अंडर ग्रेविटी जैसे रिजल्ट दिखेंगे, दिखे कि नहीं।
समझ गए? अगर याद करना चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो। चलो, लिख लिया बेटा आप लोगों ने? लिख लिया? डन। चलो, अब बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। क्या कह रहे हो अमृत, बोलो। इतनी देर में तुम लिख नहीं पाए क्या? इतने 2-3 लाइनें हैं। नहीं मिलेगी पीडीएफ। मुझे नहीं पता, अभी रेंज निकाली नहीं है। चलो, अब बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। सुकुमल, ये वाला जो जी कॉस थीटा है वो क्या इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर नहीं है? और ये जो यू साइन थीटा है वो क्या इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर नहीं है? तो फिर क्या बताऊं मैं इसमें तुमको? दिस इज परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड। क्या बताऊं, बताऊं ना? दिस इज परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड। चलो, आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान देना। आप इसे अगर एक्स एक्सिस बोल रहे हो, इसे वाई एक्सिस बोल रहे हो, तो बताओ यहां पर वाई कोऑर्डिनेट कितना है? यहां पर वाई कोऑर्डिनेट कितना है? क्या यहां पर भी जीरो है? क्या यहां पर भी जीरो है? यहां पर जीरो है, यहां पर जीरो है, यहां पर कितना है? जीरो। यहां पर जीरो है ना? आप सोचो यहां से लेके यहां तक के टाइम को क्या बोलेंगे? अच्छा ये बताओ, यहां से लेके यहां तक के टाइम को क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट ना? टाइम ऑफ फ्लाइट कब आता है? ये सोच सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट तब आता है जब वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। पता है? टाइम ऑफ फ्लाइट तब आता है जब वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। ये समझ गया? रेंज भी तभी आती है जब वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, इसे रेंज भी तो बोलेंगे। तो रेंज भी तभी आती है जब वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो अगर कोई कहे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो तो क्या वाई को जीरो लिख सकते हैं? तो आंसर है हाँ। अगर वाई जीरो लिख दिया तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन है सर वाई है कहां? तो आंसर है वाई सर ये रहा, ये लिखा है ना वाई, उठा के जीरो कर दो। तो अगर मैंने वाई को जीरो किया तो पता है ये आ जाएगा हमारा, ध्यान देना, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर बराबर जीरो। आप ये सोच सकते हो यहां से टी कॉमन ले लो, फिर ये बनेगा यू साइन थीटा माइनस का हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी, या तो टी बराबर जीरो है। अब आप ऑब्वियसली ये सोच सकते हो जीरो वाला टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट तो नहीं होगा, जीरो वाला टाइम तो वो होगा जब फेंका था। और अगर इसे जीरो लिखें यानी कि ये जीरो कर दो। ये समझ में आया? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बन गया 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा। समझ गए कि नहीं? इसे ऐसे लिख दें 2u परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर। इसमें भी वो वाली बात आ गई ना कि भाई जाने और आने में बराबर टाइम लगता है। आप अगर ध्यान से देखो तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का जो टाइम है उसका डबल टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है। समझ में आया कि नहीं?
कितने लोग समझ गए? कोई मुझे बता सकता है रेंज कैसे निकाली जाएगी? कोई मुझे बता सकता है रेंज कैसे निकाली जाए? बेटा ऐसा कोई इक्वेशन ही नहीं है जिसमें y और x दोनों एक साथ हैं। क्या इस बार ux इंटू टी से रेंज आ जाएगी? तो आंसर है नहीं आएगी। नहीं, क्यों नहीं आएगी? एक्सेलरेशन मौजूद है, एक्सेलरेशन मौजूद है। क्या इस बार x को u इंटू टी लिखा था, u cos थीटा इंटू टी लिखा था क्या x को? तो कैसे आ जाएगी रेंज भाई? है ना? तो इसका मतलब हम जो x निकाल रहे थे उस इक्वेशन में अगर t की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट डाल दें तो आ जाएगी रेंज। बिल्कुल आ जाएगी, है ना? तो जरा ध्यान देना, आप ये कह सकते हो ना, फॉर रेंज x की वैल्यू रेंज के बराबर है जब t की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। आपको मालूम है t की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होना या y का 0 होना एक ही बात है। y 0 कब होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट पर। तो x की वैल्यू रेंज के बराबर होगी। रेंज मतलब समझ में आ रहा है? रेंज कौन सा रेंज? इसी को तो रेंज बोल रहे हैं, यहां से लेके यहां तक। दिस इज रेंज, है ना? ये आप सोच सकते हो ये x डायरेक्शन का एक डिस्प्लेसमेंट ही तो है। और x का डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा था? जरा ध्यान दो, ऐसे लिखा था सर, u cos थीटा इंटू टी। क्या ये लिखा था? क्या x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ये लिखा था? ना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं ना, ये लिखा था ना। अब x की जगह आप रेंज लिख सकते हो जब t की बजाय टाइम ऑफ फ्लाइट लिखो। कितने लोग को बात समझ में आ गई? सर ये लो रेंज बन गई, बन गई ना रेंज। गंदा सा फॉर्मूला बना ना इस बार गंदा फॉर्मूला बना ना। क्या करें सर? चलो इसे थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करें, u cos थीटा, आपको याद है टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे लिखी थी, u sin थीटा अपॉन g cos बीटा माइनस हाफ g sin बीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। बिल्कुल करना पड़ेगा बेटा। और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू ये डाल दो तो ये बना 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ये समझ में आ गया? मैंने कुछ नहीं किया, टाइम ऑफ फ्लाइट डाल दिया। ये समझ में आया क्या किया मैंने? और बड़ा हो गया। चलो थोड़ा छोटा कर दूं। अच्छा दूसरे तरीके से रेंज निकाल के दिखा दूं। चलो इसे याद रख पाओगे? ठीक है भाई, चलो दूसरे तरीके से रेंज निकालते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। छोड़ो छोड़ो, क्या करोगे लिख के? फाइनल रिजल्ट तो कोई भी नहीं था।
ना तो ये फाइनल रिजल्ट है ना इसके बाद वाला फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट तो अभी आना बाकी है बेटा। तो चलो ध्यान देना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये एंगल बीटा था, ये यू से फेंका था, ये एंगल थीटा था, है ना। पार्टिकल को यहां से फेंका और पार्टिकल ऐसे करके गया, ऐसे करके। अच्छा ये बताओ, एक मिनट रुको, अगर ये इंक्लाइंड प्लेन ना होता, जैसे ये इंक्लाइंड या होता ही नहीं, चलो गायब कर देते हैं इसे, ठीक है। दिमाग में बिठाओ, ये इंक्लाइंड प्लेन या है ही नहीं भाई। ये सोच सकते हो अगर ये इंक्लाइंड प्लेन यहां ना होता तो ये मोशन और आगे तक जाता, ये ऐसे करके। बताओ ये वाला मोशन कौन सा मोशन हुआ, वो केस वन हुआ कि नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल। अच्छा ये समझ गए, अगर कोई मुझसे कहे ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट बताओ, अगर कोई मुझसे कहे ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट बताओ तो बता सकते हैं आराम से। आप ये समझ गए कैसे बताएंगे? कितने एंगल पर फेंका है, जरा सोचो कितने एंगल पर फेंका है, थीटा प्लस बीटा ना। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यही होगा ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा अपॉन 2g। ये समझ में आए, ये कहां से मैक्सिमम हाइट है, ये ग्राउंड से है। बात समझ में आई कि नहीं? जरूरत पड़ी तो यूज करना, नहीं छोड़ देना। चलो अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आपने यहां पर फेंका t बराबर 0 पर, यहां पर पार्टिकल पहुंचा, आपको मालूम है ये वाला टाइम 2u साइन थीटा अपॉन g कॉस बीटा, ये तो आपको मालूम ही है ना, यहां तक पहुंचने का जो टाइम है ना। अच्छा ये बताओ, यहां तक पहुंचने के टाइम को क्या इस बात से कोई लेना देना है कि इंक्लाइंड है या नहीं? यहां तक पहुंचने के टाइम को क्या इस बात से लेना देना है इंक्लाइंड है या नहीं? नहीं ना। इंक्लाइंड हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाएगा, इंक्लाइंड ना हो तो इसे टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं बोलेंगे। लेकिन यहां तक तो अगर 5 सेकंड में पहुंचेगा तो 5 ही में पहुंचेगा, ऐसा थोड़े ना इंक्लाइंड मान लोगे तो जल्दी पहुंच जाएगा, नहीं मानोगे तो देर में पहुंचेगा। यहां तक पहुंचने का टाइम तो जो आना है वो आना है। हमने मेरी बात को समझ लिया? ऐसा थोड़ा ना इंक्लाइंड को मानने से यहां तक का टाइम आया। अब जरा सोचो, एक काम करते हैं, इसे x मान लेते हैं और इसे y मान लें, और इसे बोल देते हैं x। क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, u cos थीटा प्लस बीटा इंटू टाइम ऑफ, मतलब यहां तक का टाइम, क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये इंटू टी, लिख सकते हैं या नहीं? देख लो आराम से, लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते अर्नब, क्यों नहीं लिख सकते, लक्ष्य क्यों नहीं लिख सकते भाई? आगे वाली वेलोसिटी इनटू यहां तक का टाइम, तो आगे वाला डिस्प्लेसमेंट, क्या प्रॉब्लम है इसमें? बेटा मैंने कब बोला? अच्छा ये बताओ, अगर एक पार्टिकल को ऐसे करके फेंका यहां से थीटा प्लस बीटा एंगल पर और पार्टिकल यहां पर टी टाइम में पहुंचा, तो इस एक्स को क्या लिखूं? तुम मुझे बता दो क्या लिखूं इस एक्स को? ऐसे नहीं लिख दूं यू कॉस थीटा प्लस बीटा इंटू टी, नहीं लिख दूं? क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम है इसमें? समझ गए?
चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान दो, अब मेरी बात को ध्यान से और सुनो। अगर मेरे को ये पता है तो क्या ये निकल आएगी यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, क्या मैं इसे निकाल सकता हूं? मेरे पास कोई तरीका? बताओ क्या तरीका। ये समझ गए? ये ट्रायंगल यूज कर लूं, ट्रायंगल यूज कर लूं और लिख दूं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आप सोचो ये बेस है, ये हाइपोटेनियस बराबर कॉस बीटा, नहीं? तो आप ये सोच सकते हो रेंज का फॉर्मूला बन गया एक्स अपॉन कॉस बीटा, यानी ये समझ गए, ये बन गया यू कॉस थीटा प्लस बीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट अपॉन कॉस बीटा। ये समझ में आया? तो रेंज ऐसे लगा दूं सर, रेंज ये बन गया भाई यू कॉस थीटा प्लस बीटा। अब छोटा लगने लगा, अब फॉर्मूला छोटा लगने लगा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट डाल देते हैं, टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे लिखें? 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा। आपको अब अगर ध्यान दो तो ये वाली बात समझ में आ गई। 2u स्क्वायर, u और u स्क्वायर ये वाला 2 साइन थीटा इंटू ये वाला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये समझ में आया? समझ गए कि नहीं? चलो अच्छा, आपने कभी ये फॉर्मूला पढ़ा है? 2 साइन ए कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, पढ़ा है? अच्छा अच्छा, ये भी पढ़ा है? नहीं पढ़ा? आज पढ़ लिया, आज पढ़ लिया ना? आज तो पढ़ लिया ना? अगर टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है तो आप इसी को यूज कर लो, फिर आप ज्यादा क्यों करोगे? अच्छा ये पढ़ा है आपने कभी साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा बोलते हैं? साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा बोलते हैं। चलो अब जरा सोचो, तो रेंज को थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूं। ये बना देखो यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है? ध्यान देना ये है 2 साइन ए कॉस बी, ए मतलब थीटा, बी मतलब थीटा प्लस बीटा, ठीक है? तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी, ठीक है, प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक? थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा ब्रैकेट साइन 2 थीटा प्लस बीटा। अब ये सोच सकते हो ये दोनों कट जाएंगे और ये आ जाएगा माइनस का साइन बीटा। तो ये बन गया रेंज का फॉर्मूला। गंदा है ना काफी? चलो आई थिंक आपने मेरी बात को समझ लिया होगा। अगर मैं ये मान लूं कि समझ गए तो कोई दिक्कत तो नहीं? पुराना वाला बढ़िया। अब जो आपको बढ़िया लगे वो याद कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो याद कर लो। और एक बात बताऊं, मुझे एक भी याद नहीं है, मुझे एक भी फॉर्मूला याद नहीं है। बोलो खुशी, क्या कह रही हो? तो आपने ये x को u cos थीटा प्लस बीटा t कैसे लिखा है? तो मतलब इसमें आपने t क्यों पुट करा है? क्या बेटा? एक बार फिर बोलोगी, क्या बोल रहे हो?
आ गया? ठीक है। और कोई स्टूडेंट जिसे कंफ्यूजन है? ठीक, चलो। तुम्हें पता है रेंज मैक्सिमम किस एंगल पर होती है? नॉर्मली 45। कौन से वाले केस में? इंक्लाइंड वाले केस में या ग्राउंड टू ग्राउंड वाले केस में? ये जो आप रेंज वाली मैक्सिमम वाली बात कर रहे हो, इंक्लाइंड में या ग्राउंड टू ग्राउंड में? ग्राउंड टू ग्राउंड में। इंक्लाइंड में थोड़े ना, इंक्लाइंड वाले में थोड़े ना ये बात बोल सकते हैं। चलो, अब यहां पर इसे देख ही लेते हैं भाई, जरा ध्यान देना। अच्छा ये बताओ, हम किसे बदल रहे हैं? आप देखो ना, तुम्हारे सामने ही कर रहा हूं, तुम्हारे सामने नहीं कर रहा हूं। बोलो अमृत, क्या कह रहे हो? सर हम ये जो लास्ट फॉर्मूला हमने निकाला उसको और सिंपलीफाई करने के लिए sin x माइनस sin y वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें। बेटा अगर फिर जाओगे ना तो फिर यहीं पर लौट आओगे। अब आप इसी में घूमना चाहते हो तो अलग बात है, यहां से अगर आप जाओगे तो यहां जाओगे, फिर यहां से यहां जाओगे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इससे। अच्छा, ओके सर। चलो, अच्छा एक बात बताओ, इंक्लाइंड प्लेन जो होता है उसका एंगल बीटा, ये तो एक फिक्स्ड एंगल होगा ना? बीटा को आप थोड़े ना बदल सकते हो, आप पहाड़ को थोड़े ना बड़ा घटा सकते हो, है ना? लेकिन आप ये वाला एंगल बदल सकते हो कि नहीं? थीटा बदल सकते हो कि नहीं? हाँ, थोड़ा अलग एंगल पर फेंक दो। तो अगर मैं तुमसे कहूं तो बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? साइन बीटा तुम्हारे हाथ में है? आंसर है नहीं। कॉस बीटा आपके हाथ में है? नहीं। जी आपके हाथ में है? नहीं। थीटा ही तो आपके हाथ में है। तो अगर मैं तुमसे कहता फॉर मैक्सिमम रेंज, आप ये समझ गए? मैक्सिमम रेंज के लिए ये वाला टर्म 1 अगर रख दूं तो रेंज मैक्सिमम होगी, इससे ज्यादा बड़ा आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि साइन का कोई भी एंगल 1 से बड़ा होता ही नहीं, है ना? तो मैक्सिमम रेंज कब होगी? जब साइन 2 थीटा प्लस बीटा की वैल्यू 1 हो, यानी कि आप ये कह सकते हो 2 थीटा प्लस बीटा की वैल्यू 90 हो। यहां से आप ये बोल सकते हो थीटा की जो वैल्यू है वो आएगी 90 माइनस बीटा बाई 2, या आप इसे ऐसे लिख सकते हो 45 माइनस बीटा बाई 2। ये रेंज की सबसे बड़ी वैल्यू, जिस मतलब इस एंगल पर रेंज की सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। और अगर कोई मुझसे कहे रेंज की सबसे बड़ी वैल्यू बता दो, तो ये रही यू स्क्वायर, तो ये रहा जी स्क्वायर, ये रहा कॉस स्क्वायर बीटा, ये रहा 1 माइनस साइन बीटा, ये सबसे बड़ी रेंज है। अब आप ये सोच सकते हो कॉस स्क्वायर बीटा को ऐसे लिख दूं, क्या मैं कॉस स्क्वायर बीटा को ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए? क्या मैं इसके फैक्टर कर सकता हूं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये वाला टर्म अगर देखूंगा तो कट जाएगा, और ये आंसर आएगा यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेंज। समझ गए? आज की क्लास में थोड़ा टफनेस ज्यादा है ना? टफनेस नहीं, बेसिकली मैथ ज्यादा है। थीटा, थीटा क्या? अच्छा, थीटा जो हम बदल सकते हैं, ओके। हाँ बिल्कुल लर्न करना है। आपको कुछ टाइम बाद ना आसान लगने लगेगा, बहुत आसान लगने लगेगा। ये छोटी छोटी सी बातें आपको बहुत सिंपल लगने लगेंगी, ठीक है? कोई
ट्रिक नहीं होती बेटा इनकी। आप थोड़ा सा ना शॉर्ट नोट्स बना लो, एक पेज पर लिख लो और याद कर लो। अगली क्लास में बता दूंगा कैसे याद कर सकते हो। होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। होमवर्क है वर्कशीट ऑफ प्रोजेक्टाइल 1 and 2 एंड बिगिनर बॉक्स 2। डिस्कशन होगा आपका वही डाउट सेशन में, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। रिवीजन कर लोगे ना सारे फॉर्मूलों का?